हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं बात कर रहा हूं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो है वो एक लाइन में ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे जो टोटल वर्क किया जाएगा उन पे लगने वाले सारे फोर्सेस के कारण वो वैल्यू बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब अप्लाई करके इसे देखने की सोच रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल कि यहां एक ब्लॉक को हम थ्रो करते हैं जो कि m मास का है v0 स्पीड से। ये रफ सरफेस है और ब्लॉक यहां आकर के कहीं रेस्ट पे पहुंच गया। हमसे कहा गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं कितना होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं कितना होगा, यदि ये कहा गया है तो आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो नहीं देख रहे क्वेश्चन में अवेलेबल, कैसे बनाया जाए इससे। तो यहां सॉल्व करते समय पहले एफबीडी देखते हैं। इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे? नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब नॉर्मल mg और काइनेटिक फ्रिक्शन यदि है, फोर्स एक्ट कर रहा, तो इस पॉइंट स्टार्टिंग को ए कह लूं और फाइनल बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉल्व करते समय लिख सकते हैं बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू डेल्टा के। एफबीडी में हमें पता तो चल ही गया कि फोर्स तो यही तीनों है, और इन तीनों फोर्सेस का यदि हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें और उनका अलजेब्रिक सम फाइंड कर लें, वो किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया? तो 0। अब क्यों? तो नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। तो n इंटू एस इंटू कॉस 90 0 हो गया। mg का वर्क डन कितना हो गया? 0, क्योंकि mg वर्टिकल डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल दोनों में 90 डिग्री का एंगल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये तो हम ढूंढ ही रहे थे। और चेंज का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है? 0 और इनिशियल हाफ m v0 स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हमें मिल रहा है? माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे सामने चला आया। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम उन सारे केसेस में हमें हेल्प करेगा जहां से हम नहीं पहुंच पा रहे थे। मीन्स जिस जगह आपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, वहां भी आपको ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हेल्प कर रहा है। आपको एक क्वेश्चन बनाने के यदि कई रास्ते मिले और उसमें ये जो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करके भी बना सकते हैं, तो ये इजीएस्ट मेथड होगा। एक और एग्जांपल देखिए। यदि आप कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक 2 kg के बॉल को वर्टिकल अप आपने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ग्राउंड से, और देखते आप क्या है कि ये रेस्ट पे पहुंचा है और मैक्सिमम हाइट जो अभी हम देख रहे हैं ये है 16 मीटर। आप सोचो, यदि u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अप, तो फाइनल वेलोसिटी 0, काइनेमेटिक्स कहेगा 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, h आएगा u स्क्वायर बाय 2g।
तो 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 ये 20 मीटर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये दिया कितना गया है 16 मीटर। और यहां कह रहा है कि इस मूवमेंट में, ए से बी के मूवमेंट में, फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन द बॉल। ए से बी तक जाते जाते बॉल पे कुछ वर्क कर रहा है एयर रेजिस्टेंस, तभी ये 20 मीटर तक नहीं गया। तो वो कितना होगा वर्क? तो दिक्कत क्या है कि यहाँ एयर रेजिस्टेंस फोर्स लिखें कैसे वो हमें पता नहीं। म्यू एम जी तो तब लिखते थे जब ग्राउंड पे दो कांटेक्ट सरफेस हमें पता हो वहां पर, लेकिन यहाँ तो एक एयर है, एयर के साथ रेजिस्टेंस लिखने का कोई तरीका मैंने आपको अभी नहीं बताया, इवन क्वेश्चन में दिया नहीं गया। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे? तो ध्यान से देखिए, आप जब इन्हें सॉल्व करने की सोचेंगे तो वर्क डन कौन करेगा? एयर रेजिस्टेंस। और कौन करेगा? ग्रेविटी। और ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए? बॉल के लिए। कहां से कहां देख रहे हैं आप? ए से बी। अब चूंकि मुझे बार बार लिखना है तो एयर रेजिस्टेंस के लिए मैंने एयर लिख लिया, और ग्रेविटी के लिए सोचो, ये mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 180 डिग्री पे है, और cos 180 1 होता है, -1। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? माइनस mg h, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। यदि नीचे जाता तो प्लस mg h, ये ऊपर गया है h, तो माइनस mg h, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब सोचो तो सही कि यहां पर हम लोग एयर रेजिस्टेंस का वर्क ढूंढ रहे हैं और mgh दिख रहा है 2 इंटू 10 इंटू 16, और के फाइनल तो 0 है और इनिशियल हम जानते हैं फाइनल 0 है, तो केवल इनिशियल लिखेंगे, तो माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर। यदि यहां नहीं आप देख पा रहे हैं तो एक लाइन नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ये हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल 0 और इनिशियल लिख रहे हैं हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर। वर्क डन बाय एयर कितना हो गया ये हम ढूंढ रहे हैं, माइनस ये दिख कितना रहा है 320, और राइट साइड में देखिए कितना आ रहा है -400। वर्क डन बाय एयर कितना हो गया? -400 प्लस 320। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना दिखने लगा? दैट इज -80 जूल। निगेटिव तो आना ही था। आपने सॉल्व किया, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस माइनस ये mgh वाला जो था 320 हो गया, m है 2, g है 10 और h है क्वेश्चन में दिया गया है 16 मीटर। तो mgh आया -320, और उधर हाफ mv स्क्वायर जो था फाइनल वाला वो -400, इनिशियल वाला फाइनल तो 0 है, तो 0 -400। तो अब ये सॉल्व करते हैं और एयर रेजिस्टेंस का वर्क हमें पता चल गया। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि आप एक ब्लॉक को जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर पांच मीटर के ऊंचाई से रिलीज किया गया, और ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू का वैल्यू है 0.1 देता हूं, और ये 37 डिग्री।
ये 5 मीटर के ऊंचाई से एक ब्लॉक को रिलीज करते हो और वो सरफेस है रफ, यहां भी वही है म्यू 0.1, ये भी है रफ। अब गौर करिए, ये ब्लॉक यहां से रिलीज होगा और रफ सरफेस पे आते आते कहीं तो रेस्ट पे आता होगा। ये ए बी और ये सी, हमें बताना है ये जो डिस्टेंस है बी से सी तक, बी से सी का जो डिस्टेंस डी है ये कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। 5 मीटर की ऊंचाई से ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज किया, स्लाइड करते हुए गया और कहीं रुक गया। तो जब हम बात करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बारे में, तो इस एग्जांपल में भी आप सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय और कोई दिख रहा है तो सोचो, नहीं तो इक्वल्स टू डेल्टा के। आप मुझे बताओ, डेल्टा के ई जब कहते हो के इनिशियल फाइनल माइनस के इनिशियल, तो हम ये सोच कहां से कहां तक रहे हैं, ए टू सी मैक्सिमम जो वो बी से सी गया वो हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ये जानना चाहते हैं, तो ए टू सी में ये हम सोच रहे हैं ए से सी तक। तो कौन कौन है फोर्स, एक बार रिकॉल करो ना, एक नॉर्मल, एक एमजी, एक फ्रिक्शन, इसके अलावा यदि कोई याद आ रहा है तो बताओ। जब तक कहा नहीं गया एयर रेजिस्टेंस अपनी तरफ से तो नहीं मानेंगे। अब बताइए वर्क डन बाय नॉर्मल के बारे में क्या ख्याल है। नॉर्मल कहीं भी आप देखेंगे, नॉर्मल कहीं भी आप देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो 90 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन पे भी देख लो और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी देख लो, तो नॉर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ग्रेविटी का वर्क ए से सी आते आते, आपको पता है ना ग्रेविटी का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स। अब यदि ए और सी के बीच में हाइट में कितना अंतर आया, h, नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क प्लस mgh, और यदि ऊपर गया होता तो माइनस mgs। तो सोचो ए से सी आते आते हॉरिजॉन्टल लेवल में कितने का डिफरेंस है, h। ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा है, रास्ता क्या है, ये नहीं, स्टार्टिंग और एंड के बीच में वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो इंपॉर्टेंट है, और नीचे आया है तो प्लस mgh। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको देखना पड़ेगा 2 टुकड़ों में, एक ए से बी में, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना पड़ेगा फिर बी से सी में। आप पूछोगे सर आपने नॉर्मल को तो नहीं देखा 2 टुकड़ों में, एमजी को तो नहीं देखा 2 टुकड़ों में, तो एमजी कंजर्वेटिव फोर्स था, तो रास्ते की लंबाई से उसे कोई मतलब नहीं था, हाइट केवल चाहिए ए और सी के बीच। और जब आप बात कर रहे हैं नॉर्मल के बारे में, तो नॉर्मल तो वैसे ही 90 डिग्री दे रहा था, बदला दोनों जगह डायरेक्शन है, इंक्लाइन प्लेन पे अलग था, हॉरिजॉन्टल पे अलग डायरेक्शन नॉर्मल का दिखा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो वहां पर है उसके 90 पे तो था ही। तो 2 टुकड़े में आप 2 जीरो लिखो, उनको सम करो या सीधे 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रेविटी का वर्क आपने डायरेक्ट लिखा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो 2 टुकड़ों पे अलग सोचने की आवश्यकता नहीं थी। और यहां फ्रिक्शन को 2 टुकड़ों में देखेंगे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो तो बदलेगा ना, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल जो है और हॉरिजॉन्टल में जो नॉर्मल है वो बदला, तो म्यू एन लिखते हैं ना आप, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो वेरी कर रहा है डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी, तो हमें वो 2 टुकड़ों में फ्रिक्शन का वर्क देखना पड़ा। और बताओ फाइनल कहां कहते हो, सी पॉइंट पे तो रुका हुआ है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था कि ब्लॉक को रिलीज किया और कहां तक गया, और फाइनल 0 और इनिशियल भी 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया था। अब सोचो mgh, तो m कितना है 2, g 10, h कितना 5। अब देखिएगा पहले जो वर्क डन लिख रहे हैं आप, म्यू mg कॉस थीटा, थीटा ये 37 के लिए, इनटू ध्यान से देखिएगा
एच कॉसेक थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट पहले पार्ट के लिए, माइनस म्यू एम जी इंटू डी जो अननोन है अपना, इक्वल्स टू 0। हम यहां चेक कर रहे हैं mgs तो ग्रेविटी का वर्क था, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। तो म्यू एन कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा, और वो किस तरफ है, इस तरफ है, म्यू एन म्यू mg cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट यहां किधर दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ऐसे, तो इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो एफ एस cos थीटा, तो माइनस म्यू एम जी cos थीटा इंटू, अब एस कैसे निकला, तो ध्यान से देखिए ना, कॉसेक थीटा हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई एच, तो S1 आ जाएगा H इंटू कॉसेक थीटा। और B से C टुकड़े के लिए जब आप वर्क डन लिख रहे हैं तो नॉर्मल है mg, n mg के बराबर, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, फिर से 180 डिग्री कहेंगे, तो माइनस म्यू एम जी इंटू डी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। यहां चेक करिए कैंसिल आउट क्या होने वाला है, तो mg तो हर एक पार्ट में मौजूद दिख रहा है, ये तो आप यूं ही कैंसिल आउट कर दे सकते हो चाहो तो। अब यदि आपको चाहिए d, तो एक काम करो, d वाले टुकड़े को राइट साइड में ले जाओ, और आपके पास क्या आ रहा है चेक कर लें, h माइनस म्यू h कॉट थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा मैंने कह दिया, म्यू एच कॉट थीटा इक्वल्स टू डी एच, इक्वल्स टू डी एच, तो एच भी कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1 माइनस म्यू दैट इज 0.1 इंटू कॉट थीटा, कॉट 37, tan 37 होता है 3/4, तो कॉट 37 होगा 4/3, 4/3 इक्वल्स टू डी। तो यहां से चेक कर लीजिए, ये जो डिस्टेंस आ रहा है 1 माइनस 4/30 इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू हो गया 30 माइनस 4, 26/30 मीटर, डी का वैल्यू आ गया आपके पास 26/30 मीटर। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप उन हर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस अवेलेबल दिख रहे हैं, या आपको एनर्जी दिख रहा हो, फोर्सेस दिख रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहा हो, डिस्टेंस की बात कर रहा हो। वैसे आप एनएलएम से भी प्रोसीड करते हैं काइनेमेटिक्स के साथ, लेकिन दूसरा रास्ता है ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाला। तो जब भी आपको मौका मिले तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, एक कंसेप्ट तो समझ लीजिए आप, डिफिनीशन है आपके पास डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू का मतलब था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये माइनस और माइनस आप यदि एक माइनस को भीतर ब्रैकेट से बाहर लाते हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो कभी भी यदि आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखना हो तो सोचिएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के टाइम पे वर्क डन बाय स्प्रिंग यदि आप कभी लिखने की सोच रहे हैं तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय ग्रेविटी जब लिख रहे हैं
तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। लेकिन उसमें मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh वाई हाइट इंक्रीजेज प्लस mgh वाई हाइट डिक्रीजेस। जीरो एच इनिशियल और एच फाइनल यदि एक जैसे हो, हाइट नहीं बदला, इनिशियल और फाइनल एक जैसा हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे सोचेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे सोचेंगे, वो भी इनिशियल माइनस यू फाइनल। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में ये आप सोच सकते हैं। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी में एक अलग रास्ता ज्यादा आसान रहता है कि यदि ऊपर गया ऑब्जेक्ट तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mgh। यदि नीचे गया ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट यदि कम हुई, रास्ता कुछ भी हो, हाइट यदि कम हुई तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh। तो ग्रेविटी का वर्क ऐसे आप सोचो, और स्प्रिंग का वर्क यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ही सोचो। कैलकुलस में मत जाना, सर मुझे फोर्स लिखना आता है माइनस की एक्स, मैं इंटीग्रेशन जानता हूं। अरे रहने दो रहने दो, ये बेस्ट है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, इनिशियल देखो फाइनल देखो, रास्ता क्या है से कोई लेना देना नहीं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला पता है, हाफ की एक्स स्क्वायर। एक्स होता है चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, चाहे इनलोंगेटेड हो चाहे कंप्रेस्ड हो। तो आप अब यहां देखिए, यदि आपसे कहा जाता है एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और ब्लॉक के बारे में कहा गया है ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब ये यदि कहा जाता है ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ए वाला पॉइंट, और आपसे कहा गया कि ये नीचे कहां तक आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैक्सिमम नीचे की तरफ जो आया ये ब्लॉक, मैक्सिमम कहां तक जाएगा। अच्छा सोचो, स्प्रिंग ब्लॉक है, क्या जाता ही जाता रहेगा नीचे या कभी रुकेगा? ये जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा एक समय तक, और उसके बाद फिर स्पीड घटते हुए ये रुकेगा। तो यहां जहां ये मैक्सिमम दिख रहा है, वहां फिर से ये क्या दिखेगा, रेस्ट। तो यहां पर जो सॉल्व करने का रास्ता हम चुनेंगे, तो लिख रहा हूं ए टू बी बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क डन कौन कौन करने वाला है, स्प्रिंग प्लस वर्क डन ग्रेविटी, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। अब बताइए ग्रेविटी का वर्क कैसे सोचे और स्प्रिंग का वर्क कैसे सोचे। स्प्रिंग में सोचते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और ग्रेविटी में प्लस mgh। के फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी जीरो, क्योंकि ए पे भी रेस्ट था और बी पे भी रेस्ट है। फाइनल भी जीरो, इनिशियल भी जीरो। रास्ते में क्या है, नहीं कोई मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल ही देखना है। वर्क डन ये स्प्रिंग वाला लिख रहे हैं अलग स्टाइल में। आप यही करते ग्रेविटी में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा ग्रेविटी में ऐसे मत सोचो। ग्रेविटी में सोचो हाइट नीचे गई तो प्लस mgh, ऊपर जाता तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh। और स्प्रिंग वाले में इनिशियल देखो तो क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू के इंटू जीरो स्क्वायर, क्योंकि पहले तो नेचुरल लेंथ में है। और फाइनल क्या लिखोगे, हाफ के वाई जो भी मैक्सिमम है स्क्वायर। और mgh देखो, mg साथ में देखिए h के बदले यही y मैक्स कितना नीचे आया है, y मैक्स इक्वल्स टू 0। आप यहां मुझे बताइए क्या mg y मैक्स
इक्वल्स टू हाफ के वाई मैक्स स्क्वायर मिल गया आपको। तो वाई मैक्स किसके बराबर हो गया, ट्वाइस एम जी बाई के बराबर हो गया। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यहां भी हम सोच पा रहे हैं। जितने तरह के फोर्सेस हैं उन सबको रिकॉल करो। जैसे आपको याद आया कि यहाँ स्प्रिंग दिख रहा है, एक ग्रेविटी तो है ही, एयर के बारे में रेजिस्टेंस जब कहे क्वेश्चन तभी सोचना, अदरवाइज मत सोचना। और काइनेटिक एनर्जी ना तो इनिशियल है ना फाइनल है, तो डेल्टा के तो जीरो हो गया, रास्ते में है उससे कोई मतलब नहीं। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में जितने फोर्स हैं सबके वर्क लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करो। सॉल्व कर लिया, वाई मैक्स आ गया। यहां नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, ध्यान दीजिएगा, और जो सरफेस है वो है रफ। और आप क्या देखते हो, उस रफ सरफेस पे एक ब्लॉक को थ्रो किया गया है। ये एम मास का है और ये कितने डिस्टेंस पे है, इस किनारे से डी डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। ब्लॉक कहां से, स्प्रिंग से, स्प्रिंग के फ्री एंड से, स्प्रिंग के फ्री एंड से ब्लॉक, और ब्लॉक को थ्रो किया गया है किसकी तरफ, स्प्रिंग की तरफ। आप देखो ये ब्लॉक जब आगे आएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, चूंकि रफ कह रहा है म्यू। तो मुझे ये बताओ कि ये आगे आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ये एक्स जो है मैक्सिमम कंप्रेशन, ये कैसे पता करोगे, कितना ये कंप्रेस करेगा जाकर के स्प्रिंग को। अब आपसे कहा गया कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो। एक संभावना है कि ये वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो यदि मुझे न्यूमेरिक डाटा ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू यदि अवेलेबल होगा, तो काइनेमैटिक्स एफबीडी बना करके रिटार्डेशन पता करेंगे और देखेंगे कि क्या वो रुकने से पहले स्प्रिंग तक पहुंचा या नहीं। यदि रुकने से पहले स्प्रिंग तक नहीं पहुंचा, तब तो कंप्रेशन होगा ही नहीं, जीरो। और काइनेमैटिक्स अप्लाई किए बिना हम प्रोसीड करें, क्योंकि यदि ये कह रहा है कि कंप्रेशन बताओ, चार ऑप्शन में जीरो नहीं है, इसका मतलब कि कंप्रेशन तो है। अब निकालने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का काम तो एक ही तरह से चल जाता है। सॉल्व करते हुए हम क्या लिखेंगे, ए टू बी बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल्टा के ई। कहता तो यही है, लॉ रूल तो यही कह रहा है। अब मुझे ये बताइए आप कि नॉर्मल का वर्क डन क्या लिखें। तो नॉर्मल सोचो कितने डिग्री पे है डिस्प्लेसमेंट के, तो नॉर्मल आप देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, दोनों कितने डिग्री पर, एमजी और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो भी कितने डिग्री पर, चेक करिए। तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, हाइट बदला नहीं तो ग्रेविटी का वर्क जीरो, इनिशियल फाइनल सेम है। या दूसरा लॉजिक, एमजी और एस 90 डिग्री पे हैं तो भी कॉस्ट 90 जीरो होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। फ्रिक्शन के लिए देखिए, माइनस म्यू एन या म्यू एम जी इंटू डी प्लस एक्स, क्योंकि कितना दूर गया है, ये डी और ये एक्स, तो टोटल हर एक जगह फ्रिक्शन है यहां से वहां तक। और स्प्रिंग का यू इनिशियल हाफ जीरो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, के फाइनल जीरो, इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां जो x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिल गया। अब x के रियल वैल्यू हो सकते हैं, मींस
ठीक है, मिला। x के दो वैल्यू यदि आ गए तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ चाहिए। x का वैल्यू आंखों कैसे दिख रहा है उधर, ये यही लेंथ इक्वेशन में हमने यूज किया है। तो आप ऐसे इक्वेशंस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम सोच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि रहता है तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इस तरह अप्लाई करने के बारे में आप सोच सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।